नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से चर्चा में आ गया है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार चर्चा में आया है। यह जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इन्होंने काफ़ी बार यह संकेत दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना चाहिए। और इसी फरवरी महीने में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार से यह आह्वान किया कि इस पर अब कार्य शुरू कर देने का सही टाइम आ गया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने के लिए मांग करता है। समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक कानून के साथ साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना आदि कानूनों को एक रूपता प्रदान करने का एक प्रावधान करती है। संविधान के आर्टिकल 44 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 36 में यह भी परिभाषित है कि नीति निर्देशक संबंधित प्रावधान को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था के मौलिक प्रकृति के हों। वर्तमान में भारत में ऐसे अधिकांश कानून हैं जो कॉमन सिविल की तरह कार्य करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम आदि ऐसे नियम हैं जो इस तरह से कॉमन सिविल की तरह कार्य करते हैं। हालांकि राज्यों ने इन कानूनों में कई प्रकार के संशोधन भी किए हैं, परंतु धर्मनिरपेक्ष संबंधित कानूनों में अभी भी विविधताएं हैं। समान नागरिक संहिता को सही तरह से जानने के लिए यह बात सबसे ज़्यादा जानना आवश्यक हो जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा औपनिवेशिक भारत में तब शुरू हुई जब ब्रिटिश सरकार द्वारा 1835 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू और मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून को अलग रखने की बात इसमें कही गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने फिर से भारत सरकार पर यह दबाव डाला कि इस तरह के व्यक्तिगत कानून को बनाया जाए। तो वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसका अध्यक्ष BN राव को बनाया गया। हालांकि यह मजबूरी में एक कमेटी गठित की गई थी, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। BN राव कमेटी गठित करने का यह परिणाम हुआ कि वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को एक विधेयक के रूप में अपना लिया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए एक अलग कानून था। अब वर्तमान में इन्हीं कानूनों को एक करने के लिए समान नागरिक संहिता पर विचार किया जा रहा है। कानून में एक रूपता लाने के लिए समय समय पर विभिन्न न्यायालयों ने अपना इस पर मत दिया है कि सरकार को समान नागरिक संहिता लाने के लिए विचार करना चाहिए। जैसा कि साहबानो मामले 1985 के निर्णय आप सभी को सर्वविदित ही हैं, और साथ ही सरला मृदुलवाद 1995 भी इस संबंध में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी चर्चित है। इसमें भी बहुविवाह और उससे संबंधित कानूनों के विवाद के बारे में बात की गई थी। प्रायः विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर यह तर्क दिया जाता रहा है कि चाहे ट्रिपल तलाक हो या बहुविवाह हो, ऐसे जो प्रथाएं हैं वो भारतीय समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। साथ ही उनको सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समान नागरिक संहिता को होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। समान नागरिक संहिता का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही समान नागरिक संहिता से राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल होगी। समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार संबंधित अनेक कानूनों को एक कर देगी और उसे सरल बना देगी, और इसका परिणाम यह होगा कि समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगी, चाहे वह किसी भी धर्म के में विश्वास रखने वाले हों, चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों। इसलिए जो ये कहते हैं कि समान नागरिक संहिता आने से हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, वो गलत है। उन सब ऐसे लोगों के चक्कर में हम लोग को पड़ना ही नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। बल्कि समान नागरिक संहिता से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान कानून से, एक समान नज़र से देखा जाएगा। यही समान नागरिक संहिता की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा।
वैसे भी भारतीय संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है और एक सेकुलर देश में धार्मिक प्रथाओं के नाम पर अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। सेकुलर देश है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कानून होना चाहिए, एक समान कानून होने चाहिए। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ऐसे में सारे व्यक्तिगत कानून जो अभी बने हैं समाप्त हो जाएंगे और इससे लैंगिक पक्षपात का भेदभाव भी कम हो जाएगा। जैसे महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है, ये सब भेदभाव, आदिवासियों के प्रति जो भेदभाव होता है, दलित वर्गों के साथ जो भेदभाव होता है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, समान नागरिक संहिता को लागू करने के पीछे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि अगर ये आसान होता तो ये कार्य बहुत पहले हो चुका होता। अब चूँकि इस समय पॉलिटिकल विल पावर है, इस समय एक ही पार्टी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, इसलिए यह लागू करना अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान होगा। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती तो जम्मू कश्मीर को लेकर है। संसद में बनाया गया कोई भी कानून जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा। हालांकि अब 371 और 35 पे हट गया है, तो इसमें थोड़ा सा आसानी हो सकता है लागू करने में। दूसरा अपवाद यह है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी पर लागू नहीं होगा। तीसरे अपवाद के मुताबिक संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून गोवा और दमन एवं दीव पर लागू नहीं होगा। साथ ही नागालैंड और मिजोरम से संबंधित एक अपवाद है कि संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G में यह प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी धार्मिक कानून उनके पुराने, यानी कि नागालैंड और मिजोरम में पुराने जो राज्य द्वारा बनाए गए धर्म से संबंधित या सिविलियन से संबंधित कानून है, वो उसको प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। यानी कि उसके स्थान पर सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून उस पर लागू नहीं होगा। अब इतनी विविधतापूर्ण देश में और इतने सारे अपवाद के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पॉलिटिकल विल पावर है तो इसे लागू करने में थोड़ा सा आसानी होगी। थी कई विशेषज्ञों का मानना है कि समान नागरिक संहिता की मांग सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में भी की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग इसे सुधार के नाम पर बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। इस तरह के अधिकतर जो संदर्भ दिए जाते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं से दिए जाते हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने में कुछ संवैधानिक चुनौतियां भी हैं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, उसके प्रचार प्रसार करने को लेकर सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 निहित स्वतंत्रता की अवधारणा इसके विरुद्ध है। तो ये सब जो है, ये संवैधानिक कुछ कमियां भी हैं इसमें। जब देखिए कि सरकार किस तरह से इस बिल को राज्यसभा में और लोकसभा में लाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और अगर इसमें कुछ सुझाव की बात की जाए तो सुझाव ये होना चाहिए कि इस कानून को लाने में सरकार को तनिक भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसे प्रत्येक धर्म के धर्मगुरुओं से मिलकर सलाह लेनी चाहिए, एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए और उसे पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। पब्लिक डोमेन में डालेंगे और पब्लिक इस पर रिएक्शन देगी, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका यह अधिकार है अपना मत देने का, अपना अधिकार व्यक्त करने का, अपना सोच व्यक्त करने का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले एक ड्राफ्ट तो ज़रूर बनना चाहिए, उसे पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। अगर सरकार यह चाहती है कि इस कानून पर तनिक भी विवाद ना हो तो यह करना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।